हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोगों ने स्टूडेंट्स मेरे पिछले वीडियोस तो देखे ही होंगे। जो अभी आरआरबी एनटीपीसी के और ग्रुप डी का जो एक सीरीज चल रहा है उसको आप लोगों ने देखा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उससे काफ़ी हेल्प ले पा रहे हैं। अभी आज भी हम लोग उसके कई टैप्स करेंगे, कई पैटर्न्स करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कई पैटर्न्स पर सवाल पूछे जाते हैं, कई चैप्टर से सवाल लिए जाते हैं। तो मैंने जो ये सीरीज़ बनाया है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली सीरीज़ बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जितने भी पैटर्न, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें कवर हो सकते हैं उन सबको हम लोग इसमें कवर करेंगे। अभी ये सीरीज़ हमारा चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें आप लोग जुड़े रहें डीडी ऑनलाइन चैनल से, इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला आने वाले समय में। और अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे अपने क्वेश्चंस पर आते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आपके बीच वो आ रहा है, क्वेश्चन हमारा कहता है कि पानी के एक टैंक को तीन पाइप तीन पाइप हैं जो कि हैं XYZ के माध्यम से 5 घंटे में भरा जाता है। कितने घंटे में भरा जाता है? 5 घंटे में भरा जाता है। तो कहता है कि पाइप Z जो है उसकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता Y से 3 गुनी है, Y से 3 गुनी तेज है, और पाइप Y जो है उसकी कार्य क्षमता X से 2 गुनी तेज है। तो कहता है कि पानी के टैंक को X कितने देर में भर देगा, यानी कितने घंटे में भर देगा। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। और फिर भी आप लोग क्वेश्चन को यहाँ चेक कर सकते हैं कॉर्नर में कि तीनों पाइप मिल करके 5 घंटे में भरते हैं और Z की क्षमता Y से 3 गुनी है और Y की क्षमता X से 2 गुनी है। तो कहता है कि X कितना समय लेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधे आते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो ये X है, मान लिया कि X लेता है 1 घंटा, तो क्लियर है कि Y की एफिशिएंसी क्या है, Y की क्षमता क्या है। वो कहता है कि X से 2 गुनी है, X से 2 गुनी है। तो क्लियर है कि जब इसकी क्षमता इससे 2 गुनी होगी तो ये इससे आधी समय लेगा। अब ठीक उसी तरीके से Z के बारे में कहता है कि उसकी कार्य क्षमता यानी कि उसकी जो कार्य क्षमता है वो Y से कितनी है? 3 गुनी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर Y इतना समय लेता है तो ये इससे 3 गुना समय कम लेगा। तो ये 2 है तो इसका 3 गुना कर दीजिए तो ये 1/6 हो जाएगा, यानी A/6 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स। एक कॉमन सी बात होती है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने, मैं कहूँ कि X मेरी कार्य क्षमता किसी दूसरे से डबल है, तो जाहिर सी बात है कि मेरी एफिशिएंसी उससे ज़्यादा हुई ना। तो वो अगर 10 घंटे लेगा तो मैं कितना लूँगा? 5 घंटे, यानी कि उससे आधी। मैं डबल काम करूँगा ना, तो डबल काम करूँगा तो उससे आधी समय लूँगा मैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको दिखाया गया कि अगर X A ले रहा था तो Y A/2 लेगा और Z A/6 लेगा। ठीक, अब कहता है कि तीनों ने मिल करके जो काम किया, तो अब आप बताइए X का एक दिन का काम कितना होगा? 1/A। और Y का कितना होगा? Y का हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये A/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से Z का एक दिन का काम कितना होगा? A/6 है तो 6 ऊपर चला जाएगा, A नीचे। अब तीनों मिल करके आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि 5 घंटे का समय लिया, तो हमें X की A की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें तो यही पूछ रहा है ना X कितने घंटे में कर सकता है, तो X निकल जाएगा। अब तीनों का एलसीएम कितना होगा? A। अब ये 6 2 8 1 9 5, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A की वैल्यू हमें क्या देता है? 9 5 45। तो हम कहेंगे कि A यानी कि A का मान 45 है, तो A किसके लिए आया है? X के लिए। तो हम कहेंगे कि X को 45 घंटे लगेंगे उसको टंकी को अकेले भरने में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी बात। अब स्टूडेंट्स, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कॉर्नर पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक आपको पाई चार्ट दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। पाई चार्ट में कहता है कि भारत में मोबाइल बनाने वाली अलग अलग कंपनियों को दर्शाया गया, ठीक है, और वो कंपनियां, सभी कंपनियां द्वारा निर्मित कुल मोबाइल की जो संख्या है वो बनाती है 12,40,000। 12,40,000 मोबाइल बनाती है, ठीक है। तो कहता है, अब आपको फाइनली क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन निर्मित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से आप बताइए इस चार्ट से आपको कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा निर्माण करते हुए दिखती है। तो आप देखिए कि यहाँ 28% है, ये 12%, ये 25%, ये 5%। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 30%, यानी कि कंपनी LMN जो है वो 30% मोबाइल का निर्माण करती है। तो अब आपका आंसर क्या होगा? LMN।
LMN जो है वो सबसे ज़्यादा निर्माण करती है और ऑप्शन नंबर डी में आपको LMN दिख। तो स्टूडेंट्स आपने समझा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है स्टूडेंट कि एक आयत की लंबाई, क्वेश्चन आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है और यदि इनका परिमाप 96 मीटर है तो कहता है कि आयत की लंबाई कितनी होगी। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि आयत की परिमाप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 + लंबाई + चौड़ाई। तो यहाँ पर दे रहा है कि लंबाई जो है हमारा 3x है और जो चौड़ाई है वो x है। चूंकि ये 3 और 1 के अनुपात में, तो इसको हम 3x और x ले सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लंबाई की जगह 3x और चौड़ाई की जगह x बैठा देंगे और हमें 96 मीटर इसकी परिमाप दी गई है। तो हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। 3 1 4, 4 2 8, 8x = 96। तो 8 से हम जब काटेंगे तो x का मान हमें कितना मिलता है, 12 मिलता है। अब हमसे पूछा क्या गया कि इसकी लंबाई क्या है। तो लंबाई आपको 3x है, तो 3 ये वाली लंबाई पूछी जा रही है यहाँ, तो 3 और 12 इसमें बैठा देंगे। चूंकि x का मान 12 है तो 12 × 36। तो हम देखेंगे कि हमारी जो लंबाई है यानी कि ये 36 मीटर है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी बात। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा कहता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के, कॉर्नर पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर मधु अपने विश्वविद्यालय 15 मिनट देर से पहुंचती है। अगली बार वो अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेती है, परंतु फिर भी वो 5 मिनट देर से पहुंचती है। तो कहता है कि उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी कितनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, यानी कि उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी पूछी जा रही है। तो इसको आपको करना क्या है, मान लिया कि हमने दूरी को x मान लिया, ठीक। तो आपको स्टूडेंट्स इसके लिए 1-2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। और अगर हमको दूरी निकालें तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ये 3 रिलेशन पर समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और भी चीजें हैं, जब वो क्वेश्चंस आएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता जाऊंगा। तो यहां पर हमने देखा कि हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि मधु 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अपने घर से विश्वविद्यालय के लिए निकलती है, तो उसे 15 मिनट की देरी हो जाती है। लेकिन जब वो अपने स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है तब भी उसे 5 मिनट की देरी हो जाती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम चलते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि अभी हमने देखा कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी। चूंकि हमने दूरी को x माना है और पहली स्थिति में उसकी स्पीड थी कितनी, उसकी चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसी स्थिति में जो समय होगा वो, और फिर हम दूसरी स्थिति निकालेंगे जब वो अपनी चाल को बढ़ा देती है। पहले वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही थी, अब वो 12 किलोमीटर, चूंकि 10 में पहले वो उसकी चाल थी 10, अब वो 2 किलोमीटर बढ़ा देती है, तो अब उसकी चाल क्या हो जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि अगर आप स्पीड यानी कि चाल कम रखोगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, और अगर आप चाल बढ़ा दोगे तो आपको कम समय लगेगा। तो इन दोनों चालों का अंतर कितना है, तो कहता है कि पहली स्थिति में उसको 15 मिनट की देरी हो रही थी, अब दूसरी स्थिति में उसको क्या हो रही है, दूसरी स्थिति में उसको 5, जब चाल बढ़ाती है तब भी 5 मिनट की देरी होती है। तो 15 मिनट पहले लगता था देर और अब 5 मिनट देर। तो रियल में उसको कितना देर लगता है, 15 और 5 का अंतर कितना होगा, 10। तो रियल में उसको 10 मिनट का अंतर आता है। क्योंकि 5 मिनट लेट होती है तो यानी 10 मिनट पहले, वो 10 मिनट का एक्चुअल लेट क्या होगा, 10 मिनट का। क्योंकि 15 मिनट पहले था, अब 5 मिनट, तो इसका अंतर आपका क्या हो जाएगा, 10 मिनट। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, इन दोनों का अंतर 10 मिनट। अब चूंकि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया जा रहा है, तो आपको ये मिनट में है, तो इसको आप घंटे में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो 1/6 हो जाएगा। अब आपको सिंपली करना क्या है कि इन सब का एलसीएम ले लेना। 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 60। अब 10 से इसको काट दीजिए, 10 6 के 60, तो 6x हो जाएगा। ये 12 5 60, तो 5x हो जाएगा। ये 1/6 है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ 6 से इसको भी काट दीजिए 10,
तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा x, और 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 10 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी होगी वो 10 किलोमीटर होगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कहता है हमारा कि जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है, घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वो प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय क्या होगी, कुल मासिक आय पूछा जाए, यानी उसका मंथली इनकम। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, कहता है कि कृतिका नाम की एक लड़की है, तो हम मान लेंगे कि उसका इनकम मान लिया कि 100 रुपये, ऐसे मान लीजिए। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि 30 रुपये तो वो खर्च कर देती है, यानी उसका 100 का 30% तो खर्च कर देती है। अब उसके पास बचता क्या, 70 रुपये बचते हैं। अब 70 रुपये का भी वो कहता है कि 60 रुपये, 70 रुपये उसके पास बचे, अब उसमें से भी वो 60 रुपये खर्च कर देती है, यानी 60 रुपये नहीं बल्कि 60% खर्च कर देती है। अब मैं ये कहूँ आपके पास कि आपके पास 70 रुपये बचते हैं, उसका 60% आप खर्च कर दो, तब आपके 70 रुपये के कितने परसेंट बच जाएंगे, 40%। तो आप वही सिंपल निकाल लीजिए कि अब उसके पास बचा कितना, इतना। अब यही जो बचा है यही इसके 6300 रुपये के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो, यहाँ से ये डबल जीरो था, ये कट जाएगा, तो हम सिंपली कहेंगे ये 28% हो गया। यानी कि अब उसके पास जो बच गया वो 28%, यही 28% 6300 के बराबर है। तो आपको सिंपली मंथली इनकम पता चल जाएगा। आपको करना क्या है, 6300 यहाँ लिख लीजिए और यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 28 से इसको भाग लगा दीजिए। अब आप सिंपली इसको काट दीजिए, 4 सत्ते 28 होता है और 25, और 7 से इसको काट दीजिए, 7 नवा 63, 9। अब 25 को, इसको आप यहाँ ले आइए, 25 को 900 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 25 नमा क्या होता है स्टूडेंट, 225, आइए डबल जीरो बैठा दीजिए। तो इसका मंथली इनकम कितना आता है स्टूडेंट्स, 22,500 रुपये इसके मंथली इनकम आते हैं, जो कि आपका राइट आंसर है और जो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा वहाँ। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया वो समझ में आया ही होगा। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। कहता है कि ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। आप क्वेश्चन यहाँ कॉर्नर पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कहता क्या है, हमें कहता है कि 9, 10, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचती है। तो वैसी संख्या का पता करना है जब हम उस संख्या को 9 से, 10 से, 12 से और 15 से विभाजित करें तो 3 शेष बचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पर भी। तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है स्टूडेंट्स, 9। 3 का पावर 2 लिख सकते हैं इसको, यहाँ से भी 3 निकलेगा, यहाँ से भी 3 निकलेगा। तो सब 3 को लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसके 3 की सबसे बड़ी घात ले लेनी। यहाँ से 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एक 5 आप लिख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर अब आप देखिए यहाँ से भी 2 निकल रहा है, यहाँ से भी 2 निकल रहा है, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या होगी, 4। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो आप 4 ले लीजिए। अब आपका फाइनल एलसीएम निकल जाएगा, 5 चौके 20, 20 नमा 180, तो 180 आया। अब सवाल ये उठता है कि 180 तो 9 से, 10 से, 12 से और 15 से सबसे विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको प्रत्येक दशा में 3 शेष बचनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग एक बात अच्छे से समझ सकते हैं, अगर हमें 3 शेष बचाना है तो करना क्या होगा, हमें इसमें 180 में 3 को जोड़ना पड़ेगा। तो 180 में आप 3 जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 183। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, 183। मतलब ये है कि जब आप 183 को 9, 10, 12 एंड 15 से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में आपको 3 शेष बचेगा। आप चेक कर सकते हैं, आप खुद से डिवाइड करके, वीडियो को रोक करके आप इन सब से अलग अलग जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में, इस दशा में भी 3 शेष बचेगा, इसमें भी और इसमें भी, प्रत्येक दशा में आपको 3 शेष बचेगा। आप वीडियो को रोक करके इसको चेक कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये आ रहा है। क्वेश्चन कहता है कि आप कॉर्नर पर क्वेश्चन को देख सकते हैं, 21 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, 21 प्रेक्षणों का माध्य 40 है। कहता है कि यदि 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए,
10 परीक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो फाइनली कहता है तो परीक्षणों का नया माध्य क्या होगा। एक्चुअली देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये जो माध्य होता है, माध्य औसत का ही एक रूप है। औसत में हम क्या करते हैं, कुल संख्याओं को हम जोड़ देते हैं और जितनी संख्या उससे उसको भाग लगा देते हैं तो हमें औसत पता चल जाता है। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि आपको जो कुल परीक्षण है वो हैं कितने, कुल परीक्षण जो हैं वो 21 हैं और उनका माध्य है 40, उनका माध्य है यानी उनका औसत है 40। आप ऐसे समझ लीजिए, कहता है कि उनमें से 21 में से 10 परीक्षण में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाता है, उनकी वैल्यू 21 बढ़ा दी जाती है। तो कहता है कि परीक्षणों का नया माध्य क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब 21 परीक्षण थे तो उनका माध्य था कितना, 40। अब जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा, वो एक्चुअल में जो बढ़ेगा, अब आप देखिए कि कहा कि 10 माध्य जो है, 10 परीक्षण जो है उनमें 21 बढ़ा दिया जाता है। तो 10 में अगर आप 21 बढ़ाएंगे तो टोटल आप कितना बढ़ाते हैं, 210 बढ़ता है ना यहाँ पर। अब 210 आप यहाँ पर रख लीजिए। अब आपको करना क्या है कि सीधे 21 से भाग लगा देना है। तो कितना बढ़ा है, 21 से आप बढ़ाएंगे तो 21 से जब बढ़ाएंगे तो आपको कितना बढ़ेगा, 10। तो 40 में 10 को जोड़ देंगे तो आपका नया माध्य कितना आ जाएगा, 50। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे और नहीं तो आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे। आपको करना क्या था, आप सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, या तो आप ऐसे बना लीजिए या तो फिर आप ऐसे कर लीजिए। इसको मैं इसको सिंपल सी लॉजिक थी कि पहले कहा कि 21 माध्य में 21 परीक्षण का माध्य कितना था, 40। तो इसका कुल मान कितना हो जाएगा, 840। 21 को 4 से 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 हो जाएगा। अब कहा कि 10 परीक्षण जो है, 10 परीक्षण में से प्रत्येक में 21 बढ़ा दिया जाता है। तो कितना बढ़ता है, 210। अब आप इसको जोड़ दीजिए तो आपको कुल वैल्यू कितनी आती है, यानी 21 परीक्षणों का कुल मान कितना निकला, 840। और 10 परीक्षणों को अगर आप 21 बढ़ाते हैं तो उनका कुल मान 210 निकला। तो 840 में कितना बढ़ रहा है, 210, यानी कि कुल जो हो जाएगा 1050 हो जाएगा। अब कहता है कि अब नई माध्य क्या होगी। तो परीक्षणों की संख्या तो 21 ही है, न वो घटी है न बढ़ी है। तो आप 21 से इसको भाग लगा दीजिए, 21 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 50। मतलब ये है कि आपका नया माध्य क्या हो जाएगा, 50। आप ऐसे भी बना सकते। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, यानी 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, करते नहीं कर सकते हैं। कहता है कि 6 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ करके चले जाते हैं, यानी 4 कामगार काम छोड़ करके चले जाते हैं। इसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। एक बड़ा सिंपल सा यहाँ पर फंडा है कि पहले आदमी थे कितने, 48। पहले आदमी थे 48 और वो कर सकते थे उस काम को 17 दिनों में, 17 दिनों में कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि 6 दिन के बाद उसमें से 4 आदमी काम छोड़ करके, मतलब कामगार चले गए, काम करने वाले छोड़ करके चले गए। तो अब बताइए पहले आदमी दिन था कितना, 17। अब 6 दिन बाद तो अब जो दिन बचे वो तो 11 बच गए। अब वही 11 दिन को कौन कंप्लीट करेगा, ये 48 लोग अगर 11 दिन काम करते तो उनको एक आदमी को काम करने में कितना दिन लगता, 48 गुना 11। अब कहता है कि आदमी 4 कम हो गए तो 44 आदमी को कितना लगता है, पहले 48 आदमी थे उसमें से 4 आदमी कम हो गए। तो आप 4 कम करेंगे तो आपका हो जाएगा 44। अब ये 44 आदमी को कितना काम वक्त लगेगा, तो 11 से इसको आप काट दीजिए, 11 चौके 44 और 12। तो ये 44 आदमी जो करते वो एक्चुअली 12 दिन में कंप्लीट करते काम को। ठीक है, तो आपका काम पूरा होता 12 दिनों में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी बात कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आवर्ती दशमलव के बारे में जो पूछा जा रहा है हम लोग समझेंगे। आपके 4 ऑप्शंस दिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करते तो 12 दूना 24 और 12 पच्चे 60 और फिर ये 24 5 बार में कट जाता है और ये कितनी बार में होता है, 12 दूना 6 चौके 24 और 6 पच्चे 30। अब हम सबके नीचे 5 देखते हैं, इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी भी संख्या के नीचे सिर्फ अगर 5 हो तो वो ऊपर वाली संख्या को
पॉइंट में डिवाइड कर देगा उसमें उसकी रिपीटेशन नहीं होगी। जैसे कहने का मतलब है, अगर मैंने कहा 2/5 है और मुझे इसको सॉल्व करना, दशमलव में इसको बदलना है, तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे 5 चौके 20, तो यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप इसको करेंगे तो 5 अट्ठे 40 यानी 0.8 हो जाएगा और ये पॉइंट 0.2 हो जाएगा। तो इसकी रिपीटेशन तो ही 4 के आगे कुछ आया, यहाँ भी 0.8 के आगे कुछ नहीं आता, यहाँ भी 0.2 के आगे कुछ नहीं आता। तो हमने देखा कि इन तीनों को तो अब हम साइड कर देंगे, तो बचाइए कि यही आवृत्ति होगा, यानी कि आपका ऑप्शन जो है, ये वाला जो ऑप्शन आपका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर होगा। बट सवाल है कि आवर्ती दशमलव होता क्या, इसको भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आपको समझना होगा कि एक्चुअली क्या रहा है। तो आपको देखिए कैसे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग इसको तोड़ते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 90। हम इसको और कर सकते हैं, 2 चौके 8 और 15, यानी कि 4/15। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम कुछ ऐसा करेंगे, 15 दूना 30, तो यहाँ से आपका 10 निकल जाएगा। अब यहाँ से आप 0 बैठाइए, 15 छके 90, तो आप देखिए फिर से 10 आ गया। फिर आप 0 बैठाइए, 15 छके 90, फिर आपका 0। तो स्टूडेंट्स आप क्या देखते हैं कि लगातार यहाँ पर 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, 6 की रिपीटेशन बार बार हो रही है। तो हम कहेंगे कि आवृत्ति का मतलब क्या होता है, जब दशमलव के बाद कोई एक संख्या ऐसी होती है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही होती है, तो उसे ही हम आवर्ती दशमलव में निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर हम फाइनली लिखेंगे कि 4/15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2। अब आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद जो 2 है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, वो एक ही बार आया, लेकिन 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, उस पर एक बार लगाया जाता है, इसको जो लाइनिंग होती है इसको हम बार बोलते हैं। मतलब जो संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है उस पर हम लाइनिंग लगा दी, इसका मतलब ही हो गया कि ये 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। जब भी आपका ऐसा सिचुएशन हो तो इसका मतलब ये होता है, इस पर बार लगा रहे, उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, यानी उसकी आवृत्ति हो रही है। तो आप कहेंगे कि फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, 24/90 जो होगा ये आवर्ती दशमलव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट्स ये आ रहा है, कहता है कि यदि मैं एक वस्तु को 595 में बेचता हूं तो मुझे 19% का लाभ होता है। कहता है कि यदि मैं इसे 475 रुपये में बेचूं तो मुझे होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। बड़ा इजी है ये क्वेश्चन। पहले आपको कहता है कि अगर 595 में बेचता तो उसे कितने % का लाभ हो रहा था, यानी 595 में बेचने पर 19% का, यानी जाहिर सी बात है कि उसका क्रय मूल्य कम है, तभी तो लाभ हो रहा है। तो आप यहाँ पर 100 लिख दीजिए और आप सीपी पहले निकाल लेंगे, सीपी निकाल लीजिएगा तो उसको लाभ कितने का होता है, 19% का, तो 119 हो जाएगा। अब 119 को अगर आप स्टूडेंट्स इससे भाग लगाइए तो 5 बार में कट जाएगा, 500 और 19 बचे 95, यानी कि 5 बार में आपका कट जाएगा। आपका सीपी कितना आता है, 500। अब कहता है कि अब आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर आपका जो सीपी आ रहा है वो 500 रुपये आ रहा है, यानी क्रय मूल्य 500 आ रहा है। कह रहा है कि उसी को अगर वो 475 में बेचता, यानी 475 में बेचता, तो क्या अब इस स्थिति में उसको लाभ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि सीपी आपका 500 आ रहा है और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जो आ रहा है, यानी विक्रय मूल्य कहता है 475 में, तो क्लियर है कि यहाँ पर उसको 25 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो आप यहाँ पर आप देख लीजिए कि 500 में 500 क्रय मूल्य है, अब नया जो विक्रय मूल्य कहता है वो कहता है 475, तो उसको 25 रुपये का नुकसान हो रहा है। अब 25 रुपये का नुकसान किस पर हो रहा है? इस 500 रुपये पर हो रहा है, यानी क्रय मूल्य पर। हमेशा जो नुकसान होता है वो तो क्रय मूल्य पर ही होता है ना, या फायदा हो तब भी, नुकसान हो तब भी, वो हम क्रय मूल्य पर ही लेते हैं। तो हमें निकालना क्या था, प्रतिशत हानि निकालनी थी। यहाँ एक चीज का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, प्रतिशत हानि हो या प्रतिशत लाभ हो, दोनों ही स्थिति में हमें यहाँ फॉर्मूला ऐसे ही रखना होता है। तो हानि लिख लीजिए, यहाँ पर 100 कर दीजिए और नीचे क्रय मूल्य कर दीजिए, ये क्रय मूल्य, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर अगर ये लाभ होता तो हम यहाँ पर प्रतिशत लाभ लिखते और यहाँ लाभ लिखते। बस हानि है तो यहाँ हानि हानि, लाभ है तो लाभ लाभ, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। अब यहाँ पर आप चले आइए इधर, आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर कि प्रतिशत हानि निकालनी है हमें। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हानि हमको 25 का हुआ है, 25 रुपये की हानि हो रही है, और इसको कितने पर हानि हो रही है, क्रय मूल्य हमारा 500 है, तो इससे काट दीजिए, सीधा सीधा इसको काट दीजिए 25, यानी हमें 5% की हानि हो रही है, 5% की नुकसान हो रही है उससे।
मेरे ख्याल से आपको उसकी चीज़ें समझ में आई। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त यानी कि HCF 11 है और उनका LCM 330 है, यानी मॉसो 11 है और लॉसो 330 है। कहता है यदि उनमें से एक संख्या 55 हो तो दूसरी संख्या क्या है। इसके लिए आपको एक रिलेशन समझना पड़ेगा। कहता है कि दो संख्याओं का, ये आप हमेशा याद रख लीजिए इस रिलेशन को, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके LCM और HCF के गुणनफल के, यानी उनके लॉसो और मॉसो के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँ तो ये होगा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। मतलब ये हो गया आपका इंग्लिश में, अगर आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप समझ लीजिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। अब इसी के अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट कि एक संख्या तो आपको दी गई है, वो है क्या 55, तो दूसरी संख्या को आप x मान लीजिए। अब आपका यहाँ पर LCM कितना देता है स्टूडेंट्स, LCM आपका देता है 330 और HCF देता है आपका 11। तब आपको x का मान निकाल लेना है, यानी यही दूसरी संख्या पूछी जा रही है। तो 330 गुने 11 और बटे 55। आप 11 से इसको काट दीजिए, 11 पचे 55, 5 बार में कट जाएगा और ये आपका 6 बार में, ये 5 6 के 30 और यहाँ से कितना निकलेगा 3, 5 6 के 30, तो हम कहेंगे 66। यानी कि जो दूसरी संख्या है वो 66 है। आप यहाँ पर इस वैल्यू को रख करके चेक भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रखेंगे ना 55 और ये जो दूसरी संख्या है 66, इसको गुना करेंगे इन दोनों को, तो वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर निकल के आ जाएगी। आप इस चीज को चेक कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। जब भी आप देखेंगे तो पहली संख्या तो ऑलरेडी दी थी, दूसरी संख्या 66, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आपके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो क्या है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि अगर a माइनस a बाय a माइनस 1 बाय a बराबर 7 है तो कहता है कि a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, इसमें आपको करना क्या होता है कि जब भी आप देखिए कि यहाँ पर माइनस दिया हुआ और ऐसी स्थिति रहे, तो आपको सिंपल तरीके से जो यहाँ पर ये हटाइए, ये जो आप देख रहे हैं ना इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसमें 2 प्लस कर दीजिए। तो आप देखेंगे 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 में 2 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। यही आपका रियल आंसर है। बट स्टूडेंट्स इसको आप यहाँ तो आपने समझ लिया। अब इसमें एक बात और ध्यान रख लीजिए, इसकी ये रिलेशन को तो आपने फाइनली देख लिया, बट मैं इसको थोड़ा सा और विस्तारीकरण करके बता दूं कि यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी माइनस दिया रहे और जो संख्या यहाँ दी रहे और ये रिलेशन ऐसे दिया रहे, तो बस कुछ नहीं करना आपको, सिंपली ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ वाली संख्या का स्क्वायर कीजिए और 2 जोड़ दीजिए। तो यहाँ था 7, 7 का स्क्वायर किए 2 जोड़ दिए। अब अगर कुछ ऐसा होता कि ये उल्टा हो जाता, ये कुछ ऐसा होता, आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि यहाँ पर आपको प्लस दिया रहता, यहाँ प्लस दिया रहता और तब आपसे पूछता कि बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना था स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ प्लस दिया रहे ना तो यहाँ वाली संख्या का स्क्वायर कीजिए और उसमें 2 माइनस कर दीजिए। मतलब यहाँ 49 हो जाएगा, 49 में से 2 घटाएंगे तो आपका 47 हो जाएगा। मतलब है सिंपल सा लॉजिक कि अगर आपको ऐसा होता है कि यहाँ पर प्लस दिया रहता तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। सिंपली आपको करना क्या था, आप वर्बली भी कर सकते थे, आप 7 का स्क्वायर कर देते और उसमें 2 घटा देते, आपका सीधा आंसर 47 आ जाता। ऐसा होता क्यों है इसको भी थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कहा a माइनस 1 बाय a है और यहाँ पर 7 है। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ, यही आपका इक्वेशन दिया गया जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिखूंगा ना a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो माइनस 2ab, तो मतलब ये होगा कि हम ऐसा लिखेंगे 2ab और इधर लिखेंगे 49। तो अब आप देख लीजिए ये दोनों तो कट जाएगा, a स्क्वायर 1 बाय a स्क्वायर। अब ये -2 जब उधर जाएगा तो 49 में प्लस हो जाएगा तो 51 हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी आपको माइनस हो तो कुछ नहीं करना है, इधर वाली संख्या में स्क्वायर करके उसमें 2 प्लस कर दीजिए। यहीं पर अगर ये ऐसा होता कि आपको ये प्लस दे दिया जाता, सपोज कर लीजिए ये प्लस होता है, तब मैंने बताया था कि प्लस में यहाँ का स्क्वायर करके उसमें -2 कर देना है। तो आप देखिए यहाँ क्या होता है, ऐसा आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
2ab, तो ये 49 हो जाएगा। अब यहाँ से आप काट दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से 49 है ना, तो ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 47 आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये दो रिलेशन को याद रखेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। सिंपली माइनस होगा तो जो संख्या दी रहेगी उसके स्क्वायर में आप 2 प्लस कर देंगे, और जो संख्या अगर यहाँ पर प्लस दी रहेगी तो उसमें उसके स्क्वायर में 2 माइनस कर दें। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवाए हैं उससे आप काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपके। और दूसरी बात मैं स्टूडेंट्स यही कहूँगा कि आप लोग अपने एफेक्शन को, अपने लगाव को डीडी ऑनलाइन कोचिंग के साथ ऐसे ही बना करके रखिए, और इससे मुझे काफ़ी हिम्मत आएगी और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, और ये सीरीज़ अभी चलती रहेगी, क्योंकि मेरा यही मानना है स्टूडेंट्स कि एक दूसरे के सहयोग से ही इंसान आगे बढ़ता है। और ये अभी जो हमारा चल रहा है, ये जो सीरीज़ का ये चौथा वीडियो था। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने इसके स्टार्टिंग के 3 वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो आई बटन पर क्लिक करके हमारे 3 वीडियोज़ देख सकते हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का सीरीज चल रहा है उसको देख सकते हैं। और साथ के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, वहाँ जा करके वही आप लिंक से ओपन करके देख सकते हैं उसको स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज भर के लिए इतना ही, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 5 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।